मैं बहुत स्वागत करता हूं सुधीर दिग्गीकर जी का। सर बहुत स्वागत है आपका। सुधीर दिग्गीकर जी अपोलो हॉस्पिटल एंटरप्राइज लिमिटेड के रीजनल सीईओ हैं। इसके साथ साथ मैं स्वागत करता हूं प्रिंस भाटिया जी का। प्रिंस जी बहुत स्वागत है आपका। फाउंडेशन क्रिकेट एकेडमी के डायरेक्टर। इसके साथ साथ मैं स्वागत करता हूं हेमेंद्र गोस्वामी जी का। हेमेंद्र गोस्वामी जी सचिव हैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के। और इसके साथ साथ मैं स्वागत करता हूं मिस्टर रवि भगत जी का। मिस्टर रवि भगत डीजीएम है हेल्थ NHMMI से। इस पैनल में चूंकि आप देखिए कि डाइवर्सिटी बहुत है, हमने कोशिश की कि सारे एक ही क्षेत्र से लोग ना हो, क्योंकि तमाम क्षेत्रों से आप तक आपके चीज़ें पहुंच पाएं। तो आप ये देखिए हमारे साथ स्वास्थ्य क्षेत्र से भी, खेल के मैदान से भी, खेलोगे कूदोगे तो सेहत अच्छी रहेगी ऑब्वियसली, तो प्रिंस जी हमारे साथ हैं। और इसके साथ साथ सियासत जिससे सबको सरोकार है, सियासत की सबको दरकार है, तो हेमेंद्र जी हमारे साथ हैं। और मैं शुरू करता हूं सबसे पहले सेहत से, क्योंकि एक अंग्रेजी में बड़ी कहावत है, बड़ी मशहूर कहावत है कि हेल्थ इज वेल्थ। तो हेल्थ से ही हम शुरुआत करते हैं। सुधीर जी, मैं सबसे पहला सवाल आपसे यही पूछना चाहता हूं कि अपोलो हॉस्पिटल रायपुर और दूसरे शहरों के बाद अब बिलासपुर वालों के लिए और बाकी लगते हुए जिले के लोगों के लिए ये कितनी बड़ी सौगात है? क्या स्पेशलाइजेशन है? और मेडिकल के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में क्या कुछ आप नया कर रहे हैं? सर माइक ले लीजिए प्लीज। थैंक यू आसिफ। पहली बात तो यह है कि आई थिंक अपोलो हॉस्पिटल जब छत्तीसगढ़ फॉर्म हुआ था उस वक्त आई थिंक ऑलमोस्ट 20 साल पहले अपोलो ने यहाँ पर अपना बिलासपुर में अपोलो स्थापित किया। इसमें अपोलो ही नहीं, उसके साथ में साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड्स का भी योगदान रहा है, बिकॉज ये हॉस्पिटल उनके साथ कोलैबोरेशन में किया गया है। सो ये हॉस्पिटल उत्तरी छत्तीसगढ़ के लिए एक it's a big boon to this area. ये अपोलो हॉस्पिटल बिलासपुर ने has introduced the latest technology in this area, whether it is the first heart surgery, whether it is the first renal transplant, or whether it's the first cancer hospital in this part of the country or in this part of the state. I think that has been a tremendous contribution from अपोलो की तरफ से in this क्षेत्र। आपके और मेरे जैसे लेमन यानी जो तकनीकी और डॉक्टरी भाषा से इतने परिचित नहीं होते हैं, उनकी आसानी के लिए रीनल यानी सीधा सीधा नेफ्रोलॉजी से संबंधित है, यानी कि किडनी। तो उस पर हम और आम भाषा में भी अगर आ पाए तो बहुत बेहतर। सुधीर जी मैं आता हूं इस पर आपके पास। और चूंकि जब मैंने कहा कि हेल्थ इज वेल्थ, तो हमारी सेहत से जुड़े ही जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे मैं पूछता हूं, और NHMMI की तरफ से रवि भगत जी हैं। रवि जी, यही सवाल मैं आपके पास लेकर आ रहा हूं कि मेडिकल के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में बिलासपुर अभी कहां खड़ा है? क्या संभावनाएं आप पाते हैं चिकित्सा के लिहाज से? सबसे पहले धन्यवाद आसिफ जी इस मंच के लिए। और बिलासपुर मेरा भी शहर है, मैं बिलासपुर का ही हूं, मैं रायपुर में काम जरूर करता हूं। और आपका जो सवाल है इसमें काफ़ी संभावनाएं हैं। अभी सर ने बताया कि अपोलो हॉस्पिटल सन 2001 में आया था, और आने के बाद में जितनी भी आधुनिक चीज़ें हैं वो अपोलो अस्पताल ने करी। और संभावनाएं अभी इस गवर्नमेंट के आने के बाद में जो एयरपोर्ट बना है रिसेंटली, जो अनाउंसमेंट आपने सुना है, इससे हॉस्पिटल सेक्टर को सबसे अधिक फ़ायदा होने वाला है। क्योंकि मेरा एक निजी मानना है कि अभी तक डॉक्टर्स यहाँ पर ट्रैवल नहीं कर रहे थे, ऑप्ट नहीं कर रहे थे छत्तीसगढ़ में आना या बिलासपुर में स्पेशली आना, क्योंकि अगर वो बिलासपुर में आते भी तो उन्हें पहले रायपुर उतरना पड़ता, उसके बाद उन्हें फिर यहाँ पर बिलासपुर आना पड़ता। तो ये एक एयरपोर्ट की जो चालू हुआ है, इससे मुझे लगता है कि हॉस्पिटल सेक्टर के ऊपर में काफ़ी प्रभाव पड़ेगा। जो मेडिकल फर्टर्निटी है वो अब वो बिलासपुर को ऑप्ट करेंगे, यहाँ पर काम करना पसंद करेंगे। तो अभी अपोलो एक कॉर्पोरेट हॉस्पिटल है, इसके अलावा बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं यहाँ पर, लेकिन अभी मुझे लगता है कि और दूसरे कॉर्पोरेट हॉस्पिटल भी इस एयरपोर्ट के माध्यम से यहाँ पर आने वाले समय में जरूर आएंगे, और आना भी चाहिए। ये रवि जी मैं आपको बता दूं कि अभी तो संभावनाएं एयरपोर्ट की वजह से बढ़ेंगी, फील्ड में फ़ायदा होगा मेडिकल क्षेत्र को, लेकिन मैं बता दूं कि एक दिन पहले ही मेरी टीम को और मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। हम सीधा दिल्ली से आए थे और सीधा हमको इस बार रायपुर से नहीं आना पड़ा, बिलासपुर हम सीधा यही लैंड हुए हैं। और ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था मेरे लिए। और 20 दिन बाद ही, अभी 1 तारीख से बिलासाबाई चकरभाटा एयरपोर्ट शुरू हुआ है। और ये सीधी जो कनेक्टिविटी हुई है, ये कैसे चिकित्सा क्षेत्र में फायदा देगी, इस पर भी हम जरूर आगे बात करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाया आपने रवि जी। मैं उससे पहले अब प्रिंस जी आपके पास आ रहा हूं, और उसके बाद फिर आखिरी में सबसे बाद में मैं आता हूं सियासत पर,
क्योंकि सियासत पहले बड़े ध्यान से चीज़ों को देखती है, फिर वो समझती है कि मुझे यहाँ बोलना कैसे है, और उसके बाद हेमंत जी बताएंगे कि वो सरकार की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से जनता को क्या सौगातें देने वाले हैं। लेकिन उससे पहले प्रिंस जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। प्रिंस जी, यहाँ बिलासपुर में दो चीज़ें लैक करती थी, दो चीज़ें कम थी हमारे पास। एक, हमारे पास यहाँ सक्षम हैं बच्चे क्रिकेट में, क्योंकि इस देश में स्पोर्ट्स के नाम पर हम सबसे ज़्यादा देखते हैं कि बच्चे क्रिकेट को लेकर उत्साहित रहते हैं। दूसरा, एक एयरपोर्ट। तो अपने शहर में अगर बच्चों को एक अच्छा स्टेडियम, एक अच्छी एकेडमी और एक अच्छा एयरपोर्ट मिल जाए, जो कनेक्टिविटी सीधा हो जाए, जहाँ बड़े खिलाड़ी आ सकें, कोचेज आ सकें, हम बच्चों को कहीं ले जाना चाहें बहुत जल्द तो हम उनको ले जा सकें, ये कितना हेल्प करने वाला है। आपने इतनी बड़ी एकेडमी खोली यहाँ पर, अब एयरपोर्ट भी हमारे साथ है, ये जो किलर कॉम्बिनेशन हो गया है, ये कैसे क्रिकेट को छत्तीसगढ़ में, बिलासपुर में आगे बढ़ाएगा? थैंक यू आसिफ भाई। मैं फ़र्स्ट ऑफ ऑल जी टीवी की पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, उन्होंने ऐसा एक मंच प्रदान किया हमारे को यहाँ बैठने के लिए। और रही बात क्रिकेट की, तो इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पे बिलासपुर में जिस साल हम लोगों ने एकेडमी खोली थी, 2016 की बात है, बहुत पुरानी बात भी नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ लैग कर रहा था, ग्राउंड्स नहीं थे यहाँ पे, आज भी ग्राउंड की कमियाँ हैं। और जो हमारे लोकल पॉलिटिशियंस हैं, जो मंत्री हैं, वो लगातार प्रयासरत हैं कि यहाँ एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, एक अच्छा ग्राउंड डेवलप किया जाए। हमारा मकसद यही था एकेडमी खोलने के पीछे कि जो एक गरीब तबका है, जो एफोर्ड नहीं कर पाता है एकेडमीज़ को, कोचेज़ को और फीस को, उनको देखते हुए एकेडमी खोली गई थी। और उसमें सबसे मेन अपन लोगों ने ये किया था कि अपने निजी ज़मीन पे ही एकेडमी को स्थापित किया था, जो शहर के बीचों बीच में है, कि अगर बहुत दूर एकेडमी होती तो आने जाने में बच्चों को, उनके पेरेंट्स को प्रॉब्लम होती। तो हम लोगों ने शहर के सेंटर में ही एकेडमी खोली। चूँकि मैं खुद ही क्रिकेटर हूँ और क्रिकेट से 1996 से जुड़ा हुआ हूँ, तो मेरी एक इच्छा थी कि एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बिलासपुर में खोला जाए जिसके माध्यम से बच्चे वहाँ तक आ सकें। जो आज वहाँ कोचेज़ हैं हमारी एकेडमी में, वो सारे रणजी ट्रॉफी प्लेयर्स हैं, अच्छे क्रिकेटर्स हैं और अपने अपने लेवल पे बड़े अचीवर्स हैं, जो आज बच्चों को ट्रेनिंग दे रहे हैं और काफ़ी हेल्पफुल है वो। आपने 96 से खेलना शुरू किया, मैं उस वक्त करीब 8 साल का था, तो इस लेवल पे तो नहीं खेल रहा था, लेकिन मैं जानता हूं कि रणजी खेलने के लिए भी इस देश में जब हर दूसरा लड़का इंडियन टीम के लिए खेलना चाहता है, रणजी प्लेयर होना भी कितनी बड़ी बात है, कितनी ये अहम बात है। मैं प्रिंस जी इस पर आता हूं आपके पास, और मुझे भी आपसे बहुत से सवाल पूछने हैं, क्योंकि यहाँ जितने हम बैठे लोग हैं उसमें से बहुत सारे लोग क्रिकेट खेल चुके हैं, खेलते हैं, खेलना चाहते हैं और छोड़ना नहीं चाहते। लेकिन उससे पहले अब मैं हेमेंद्र जी के पास आ रहा हूँ, और मैं हेमेंद्र जी को देख रहा था जब प्रिंस जी सियासत और सरकार की बात कर रहे थे, बहुत ध्यान से सुन रहे थे, जाहिर बात है उनके मतलब की बात थी। हेमेंद्र जी, बतौर सचिव छत्तीसगढ़ कांग्रेस कमेटी, आप सत्तारूढ़ दल हैं, आपकी सरकार है अब, तो पहले तो मैं चाहूँगा कि बिलासपुर के हम तमाम लोग ताली बजाकर सरकार के उस फैसले का हम स्वागत करें, धन्यवाद करें, जो 27 साल बाद हमको यहाँ एयरपोर्ट की सुविधा मिली, डायरेक्ट कनेक्टिविटी मिली, और हम उन शहरों में फिर एक बार शुमार हैं 27 साल बाद कि अब हम किसी भी बड़े शहर के लिए सीधा यहाँ से उड़ान भर सकते हैं। हेमेंद्र जी, उसके लिए बहुत धन्यवाद है, सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर आप यहाँ इस वक्त बैठे हुए हैं। हेमेंद्र जी, बिलासपुर और आगे कैसे विकास करेगा और आगे कैसे डेवलपमेंट करेगा? एयरपोर्ट के बाद अब अगला क्या बिलासपुर के लोग जानना चाहते हैं। सबसे पहले जी टीवी ऐसे आयोजन करते हैं, ऐसे इवेंट कराते हैं जिसमें जो सरकार और समाज के बीच की जो भूमिका रहती है, इसको आप जो रखते हैं, इसके लिए मैं बहुत बहुत पूरे जी टीवी की टीम को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा, धन्यवाद देना चाहूँगा। अब रही सवाल सरकार की बात, तो आपको बता दें कि हमारा जो 15 साल का संघर्ष था कि हम 15 साल सरकार में क्यों आए। हर का एक उद्देश्य होता है कि आने के बाद मुझे क्या करना है, तो उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए हम लोग यहाँ पर आए। और 2 साल में देखे होंगे कि जो हमारा 36 मैनिफेस्टो था, उसमें से 24 से ज़्यादा हम लोगों ने पूरा कर लिया। और उन मैनिफेस्टो को पूरा करने के अलावा जो चीज़ हम लोगों ने मैनिफेस्टो में नहीं जोड़ा था, बाबा साहब सभी जगह घूम घूम के मैनिफेस्टो बनाए, पूरे छत्तीसगढ़ में घूमे। सीएम साहब जी का एक मकसद था कि हमारा राज्य जो है खुशहाल हो, उन्नति करे। इसी सिलसिले में उनका एक बहुत बड़ा उद्देश्य था, जिस उद्देश्य को मैं आपके बीच यहाँ बताना चाहूँगा। सबसे पहले
कोरोना जैसे महामारी, हमारे सरकार बनने के बाद कुछ ही चंद समय के बाद में कोरोना जैसे महामारी आया, उस महामारी के बाद भी अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए जो ग्रामीणों को अर्थव्यवस्था सुदृढ़ करने के लिए जो काम किया, आपको पूरे देश में सिर्फ छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य है जहां आपको इस महामारी का असर, लोगों में जीवन जीविका की परेशानी, ये आपको देखने को नहीं मिला होगा। तो निश्चित तौर पर यह सरकार का जो है एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि लोग बेरोजगार हो गए, लोग सुसाइड कर रहे थे, लोग मर रहे थे, पर यहाँ पर ऐसी स्थिति पूरे प्रदेश में एक भी घटना नहीं घटी। ये सरकार की बहुत बड़ी एक सफलता का ये कारण कहा जा सकता है। दूसरा बात मैं बताना चाहूँगा आपको कि जैसे गोधन न्याय योजना है हमारा, उसमें कभी हमने मैनिफेस्टो में नहीं जोड़ा, लेकिन एक्स्ट्रा जोड़ करके आज करोड़ों रुपए का 2 महीने में ही 39 करोड़ रुपए का पेमेंट हम लोग किसानों के खाते में डायरेक्ट दे चुके थे। तो गोबर लेना, गोबर लेकर के किसानों को डायरेक्ट उसका बेनिफिट पहुँचाना, निश्चित तौर पर ग्रामीण को ये लाभ पहुँचाना, यही हमारी सरकार की जो इच्छा थी वो हम लोग पूरा करने में सफल हुए। जी, अब चूंकि 2.5 साल की करीब करीब सरकार है, कई काम किए हैं और बहुत सारे काम किए हैं। उन सारे कामों को अगर हेमंत जी बताएंगे यहाँ तो फिर बाकी मेहमानों के पास मैं नहीं जा पाऊंगा, लेकिन हाँ, उन्होंने जितने कम शब्दों में अभी बता सकते थे हेमंत जी ने कोशिश की है। मैं सर इस पर आता हूँ आपके पास। दिग्गीकर सर, मैं आपके पास आ रहा हूँ। और सुधीर सर, मेरा आपसे एक बहुत अहम सवाल है। हमने ये देखा है कि छोटे शहरों से बड़े शहरों की तरफ लोग जाते हैं बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए। स्पेशलाइजेशन का वो सवाल उठाते हैं कि ठीक है, नेफ्रोलॉजिस्ट हैं यहाँ पर, लेकिन हमने सुना है कि रायपुर में बेहतर इलाज होता है, या फिर रायपुर से अलग जाकर वो भोपाल चले जाते हैं, या इधर साउथ में अगर आ पाएंगे तो वो साउथ की तरफ मूव कर जाते हैं। लेकिन बिलासपुर के व्यक्ति को बिलासपुर में ही बेहतर इलाज मिले, फिर वो किसी भी बीमारी का हो, इस दिशा में आपकी टीम कितनी मेहनत अभी कर रही है और किस हद तक आप वहाँ सफल हो पाए? बहुत अच्छा सवाल है आसिफ जी। आई थिंक ये ट्रेंड जो छोटे शहर से बड़े शहर के लिए जाने का ट्रेंड जो है आज भी है कुछ हद तक, बट इफ़ यू कम टू बिलासपुर दैट वो ट्रेंड काफ़ी कम हो चुका है। इफ़ यू यानी जो भी क्षेत्र हो, इफ़ यू लुक एट जो भी डिपार्टमेंट हो, जो वो कैंसर हो या कार्डियोलॉजी हो या ट्रांसप्लांट हो, हर चीज़ में आई थिंक दिस कैन बी वेरी ईजिली वेरी वेल हैंडल्ड at Bilaspur only. So if you look at the percentage of people going all the way to Raipur or let's say Delhi or Bombay, that percentage has drastically gone down. से बाकी शहरों से ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चेंज लाने वाला है। कितनी जल्दी आप उसका चेंज देखते हैं आने वाले वक्त में बिलासपुर की स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए? फिर यहाँ से सीरियस पेशेंट्स को ट्रांसफ़र करना हो, जिसे हम रेफर कहते हैं, या फिर कोई विशेष स्पेशलाइज्ड डॉक्टर हो जिसकी आवश्यकता यहाँ पर हो और वो सिर्फ बिलासपुर आने से इसलिए कतराता हो कि पहले वो रायपुर लैंड करेगा, फिर वहाँ से बाई रोड आएगा, अब सीधा उसे आप यहाँ बुला सकते हैं और मरीज को फौरन इलाज मिलना शुरू हो पाएगा। देखिए, इसमें अभी बहुत सारे जैसे इलाज है जो गंभीर इलाज है, चाहे वो कि हार्ट का प्रोसीजर हो, चाहे वो किडनी ट्रांसप्लांट हो, वो सारी चीज़ें बिलासपुर में अभी हो रही हैं। तो ऐसी इमरजेंसी की सिचुएशन में एयरपोर्ट एक वाइटल रोल प्ले करेगा, जबकि एयर एम्बुलेंस डायरेक्टली यहाँ पर एयरपोर्ट में आ सकता है। लेकिन इसमें जो आपका जो सवाल है कि यहाँ पर ये समझने की बहुत ज़रूरत है, ये एक माइंडसेट है एक्चुअली में कि हमें यहाँ से साउथ जाना चाहिए या हमें यहाँ से दिल्ली जाना चाहिए या बॉम्बे जाना चाहिए। छत्तीसगढ़ में वो पर्याप्त सुविधाएं हैं। अगर आप हार्ट ट्रांसप्लांट को अगर आप छोड़ दें, इसके अलावा सारी गंभीर बीमारियों का इलाज यहाँ पर छत्तीसगढ़ में, बिलासपुर में और रायपुर में हमारे अस्पताल में भी किया जा रहा है। अभी तक हमने जैसे किडनी ट्रांसप्लांट की बात कर रहे थे, अभी तक हमने 49 किडनी ट्रांसप्लांट हम कर चुके हैं रायपुर में, NHMMI में। NHMMI में अगर हम हार्ट की बात करें तो हार्ट में हमने बहुत ही अत्याधुनिक प्रोसीजर, जो कि सिर्फ संभव था बड़े शहरों में, चाहे वो हाइब्रिड प्रोसीजर मान लीजिए, जिसको मैं सामान्य शब्दों में अगर समझाऊं कि ओपन हार्ट सर्जरी और साथ साथ में उसकी एंजियोप्लास्टी, वो दोनों एक साथ करना, ये सारा हमारे हॉस्पिटल में किया जा रहा है। रायपुर में भी हो रहा है, बिलासपुर में भी हो रहा है। तो इसके लिए ये सिर्फ माइंडसेट है कि हमें हैदराबाद जाना है, हमें बॉम्बे जाना है, लेकिन सब कुछ यहाँ पर अवेलेबल है। लेकिन बिलासपुर में और हम इसको और आगे बढ़ा सकते हैं आने वाले समय में। बड़ी आम धारणा है कि जो सादी सूती में जो फील आता है, सूती कपड़े में, कई बार वो ब्रांडेड कपड़ों में भी फील नहीं आता। और रही बात हार्ट ट्रांसप्लांट की,
तो मुझे नहीं लगता कि छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया जैसे आदमी को या यहाँ के बिलासपुर के आदमी को दिल बदलने की ज़रूरत है। जैसा आपका दिल है, बहुत प्यारा दिल है। तो एक बार तालियां हो जाएं शिक्षा क्षेत्र के लिए, अपने आप के लिए, आपके लिए, बिलासपुर वालों के लिए। दिल बदलने की आवश्यकता नहीं है, कुछ टेक्निकल दिक्कत आ जाए तो फिर हम बाद में देखेंगे उसे। प्रिंस जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ और प्रिंस जी के बारे में आपको बता दूँ मैं एक बात खास, कि प्रिंस जी की जो अकेडमी है, उस अकेडमी में बच्चियां अगर क्रिकेट सीखना चाहती हैं तो उनके लिए निःशुल्क बिल्कुल है सुविधा। जनजाति आदिवासी बच्चे अगर क्रिकेट सीखने आते हैं तो उनके लिए बहुत निःशुल्क है उनके लिए भी। और ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में कि आपको फर्म भी चलानी है, आपको प्रॉफिट भी अपने स्टाफ के लिए कमाना है, उनकी सैलरी भी कमानी है और आपको बच्चों को क्रिकेट भी सिखाना है। प्रिंस जी, जब हम देखते हैं तो क्रिकेट के लिए कहते हैं कि स्टेमिना और इसके साथ साथ माइंड, ये दोनों का कॉम्बिनेशन है। इस क्रिकेट खेलना है आपको। यहाँ स्टेमिना की कोई कमी नहीं है छत्तीसगढ़ में। जो हमारी जो जीन्स है यहाँ के लड़कों में, लड़कियों में, स्टेमिना में कोई कमी नहीं है। आपको लगता है कि उनको एक हल्का सा डायरेक्शन चाहिए कि क्या टेक्निकलिटीज आ गई हैं आज क्रिकेट में? क्योंकि आज क्रिकेट वो गावस्कर के ज़माने का क्रिकेट नहीं है। आज ये कोहली का, ये केएल राहुल का, ये आज के ज़माने का, जहाँ ट्रिकी शॉट्स खेले जाते हैं। एकदम आप सही बोल रहे हैं। क्रिकेट बहुत चेंज हुआ है अब। और मैं आपके नॉलेज में एक चीज़ लाना चाहता हूं, जो हमारी एकेडमी है वो नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है। उसको पहले दिन से ही हम लोग ये सोच के ही खोला था कि इससे पैसे नहीं कमाने हैं, इससे टैलेंट बाहर लाना है। आज भी उस एकेडमी में साल का एक बहुत बड़ा हिस्सा पैसे का आज भी हमारे घर से ही लगता है। लेकिन वो एक सेटिस्फैक्शन है मेरे मन में कि एटलीस्ट अगर वैसा कुछ होता है और अगर हम वहाँ से कोई बच्चे अपने स्टेट के लिए, अपने बिलासपुर के लिए, इंडिया बोलना बहुत आज अर्ली स्टेज है, वहाँ के लिए निकालते हैं तो हमारे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। मैं आता हूँ आपके सवाल पे। एक्चुअल में हमारे क्षेत्र में बहुत ज़्यादा टैलेंट है। इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। जो हमारा ये जशपुर, अंबिकापुर और ये वाला जो निचले जगह का जो जगहें हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा टैलेंट है, उनको यहाँ तक लाने की ज़रूरत है। और हम लगातार प्रयास करते हैं कि ग्रामीण अंचल से भी हमारे यहाँ बच्चे आए। हमने वहाँ पे उनको रहने के लिए और खाने पीने की सुविधा भी मुफ्त की हुई है, उनसे कोई चार्ज नहीं लेते हैं। हमारी इच्छा वहाँ से है क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा टैलेंट है। उसके अलावा हमारी एकेडमी में एक पूरा पैनल बैठता है जो अभी के लेटेस्ट क्रिकेट को मॉनिटर करता है, जो उसको देखता है और अपना BCCI के सारी जो चीज़ें हैं उसको वॉच करता है। उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे उस चीज़ का कैसे एक छोटे रूप में ही सही, क्योंकि वो एक बहुत बड़ी बॉडी है, हम वो उतनी बड़ी बॉडी, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि उनकी चीज़ों को कैसे हम यहाँ अडॉप्ट कर सकें, उस चीज़ों को ला सकें, बच्चों को सिखा सकें। क्योंकि अब फिज़िकल एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। आप क्रिकेट में बहुत अच्छे माहिर खिलाड़ी हो सकते हैं, लेकिन अगर आपकी फ़िज़िकल ठीक नहीं है तो आप इंडिया टीम में भी आजकल फ़िज़िकल के कारण ही आपको अंदर आना पड़ता है। तो हम लगातार फ़िज़िकल के भी ध्यान देते हैं। जो इंडियन टीम के एक समय फ़िज़िकल रहे मशहूर भाई करके हैं हमारे दिल्ली के, साल में कम से कम हम उनको 4 बार अपने यहाँ बुलवाते हैं सो दैट कि वो बच्चों को फिज़िकल एक्टिविटीज़ करवाएं और एटलीस्ट 3 महीने का वो दे के जाएँ उनको कि उसके अकॉर्डिंग बच्चे उसको कर पाए। फिर चीज़ें अकॉर्डिंगली होते होते धीरे धीरे हम प्रयासरत रहते हैं उस चीज़। डाइट, न्यूट्रिशन और उन चीज़ों का बड़ा ख्याल रखना पड़ता है आजकल। इंजरीज को से रिकवर करना या इंजरीज कम से कम हो, इम्यूनिटी कैसे बूस्ट हो, इन सब चीज़ों को भी देखना पड़ता है। तो अगर कुछ किसी को लगता है कि क्रिकेट सिर्फ बैट और बल्ले का खेल है, तो आज क्रिकेट शतरंज से कम नहीं है। क्रिकेट शतरंज के बराबर हो गया है। और इसी वजह से मैंने कहा था कि आज सिर्फ ताकत नहीं, दिमाग का भी क्रिकेट खेल है। मैं आता हूं इस पर सर आपके पास। हेमेंद्र जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। हेमेंद्र जी, मैं जब स्वास्थ्य के सवाल पूछता हूं तो मैं सुधीर सर से पूछता हूं या मैं रवि जी से पूछता हूं। मैं जब स्पोर्ट्स का पूछ रहा हूं तो प्रिंस जी से पूछ रहा हूं। आपसे मैं सबका पूछूंगा, सरकार की प्राथमिकताओं में स्वास्थ्य, खेल, इन सब चीज़ों को आप कैसे बढ़ाएंगे तब, जबकि हम जानते हैं कि कोविड काल में टैक्सेस भी कम है, राजस्व भी कम हो रहा है। राज्य सरकार आरोप लगाती है कि केंद्र सरकार अभी तक हमारे कुल मदों का 18,000 करोड़ रुपए अभी तक नहीं दे पाई है। तो वहाँ वो आपके पास लिमिटेशंस भी हैं, लेकिन आपसे अपेक्षाएं और उम्मीदें भी बहुत सी हैं। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, मुझे लगता है ये हेमेंद्र जी का फेवरेट सवाल है। हाँ, मैं बताना चाहूँगा आपको कि इतने विपरीत परिस्थिति में भी आप देखे होंगे, अभी जैसे IPL होता है देश में, CPL का एक CM साहब का एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना था, CPL हो,
छत्तीसगढ़ के लोग अपनी प्रतिभा को आगे बढ़ाएं। मैंने फर्स्ट टाइम क्रिकेट से मैं प्रिंस भाई जी से ज़्यादा नहीं जानता, पर इतना जानता हूँ कि क्रिकेट प्रेमी छत्तीसगढ़ में है और मैंने बिलासपुर संभाग का ऑनरशिप भी लिया है। मैंने एक यहाँ का प्रभारी बना हूँ मैं। तो क्रिकेट अगर होगा तो छत्तीसगढ़ से ही तो बच्चे निकल के जाएंगे। यहाँ से दिल्ली जाना है उनको, बॉम्बे जाना है, कहीं भी जाना है, उनका जो भी सिलेक्शन होगा क्रिकेट बोर्ड में तो यहीं से जाएंगे। तो हमने अभी अंतर्राष्ट्रीय मैदान में 1 अप्रैल से 18 अप्रैल के बीच जो क्रिकेट होने जाना है, आपके मंच के माध्यम से मैं एक निवेदन भी करना चाहूँगा CSCS से कि उनको बच्चों को यहाँ खेलने के लिए फ्री हैंड और बहुत ज़्यादा सपोर्ट करें, और बच्चे थोड़ा डर भी रहे हैं कि हमारा कहीं पर कोई स्थिति ऐसा ना बने कि हम ना खेल पाए करके। तो थोड़ा सा आपके मंच के माध्यम से भी मैं चाहता हूँ कि सभी बच्चों को एक CM साहब भी बोल दें कि आप लोग क्रिकेट खेलिए, कहीं पर कोई ऐसा स्थिति नहीं बनेगी कि आपस में विरोधाभास हो। दूसरा मैं ये चाह रहा था कि प्रदेश में कहीं पर भी विकास नहीं रुका है। मैं आपको बता रहा हूँ, कम बजट में मुखिया जो होता है, कम बजट में कैसे हम उस चीज़ को यूटिलाइज करें, कैसे उपयोग करें, कैसे उसकी उपयोगिता बनाए, आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैटर ये नहीं करता कि आपके पास कितना बजट है, बजट को हम उपयोग कैसे कर रहे हैं ये मैटर करता है। हमारे पास किसान के पास इतनी विपरीत परिस्थिति में भी केंद्र सरकार ने धान नहीं खरीदा, पुल ने नहीं उठाया चावल, उसके बावजूद भी हम लोग छत्तीसगढ़ के इतिहास में 20 साल में सबसे ज़्यादा धान की खरीदी हुई है। 92 लाख मीट्रिक टन रिकॉर्ड है अपने आप में। ये रिकॉर्ड है कि छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा धान की खरीदी हुई है। और बिलासपुर में जब नया राज्य बना था 2000 में, तब जितने पूरे राज्य मिल के खरीदी किए थे उतने सिर्फ केवल बिलासपुर में धान की खरीदी हुई है। ये उपलब्धि तो है। तो निश्चित तौर पे अभी सर्वांगीण विकास हो रहा है। आप देख लीजिए बिलासपुर में जो 27 साल से पेंडिंग था, आज एयरपोर्ट चालू हो गया। बिलासा कैंटीन बाई के नाम से आज एयरपोर्ट भी हो गया। अब CM साहब मिले हरदीप सिंह जी हुरा जी से, एयरपोर्ट के जो मिनिस्टर हैं उनसे मिले। निश्चित तौर पे अपनी बात को अगर कोई नेता दबंगाई से रखता है, अपनी बात को रखते हैं, तो उस काम में अमल होता है। इसके पहले बहुत बार गए, बीजेपी के मुख्यमंत्री थे 15 साल तक, वो भी प्रयास किए, नहीं हुआ। तो इसमें क्रेडिट तो निश्चित तौर पे CM साहब को मिलना चाहिए। के मित्र यहाँ बैठे होते तो वो आपसे तुरंत कहते, अगर दबंगई से आप बात रख रहे हैं तो फिर 24 लाख मीट्रिक टन अभी चावल की अनुमति है, उसे और बढ़वा लीजिए। लेकिन खैर उसमें वो एक मंच पर हम जब मुख्यमंत्री जी आएंगे तब उनसे हम जरूर सवाल पूछेंगे। हेमेंद्र जी, मैं इस पर आता हूँ आपके पास। सुधीर जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ और मैं आपसे अब ये जानना चाहता हूँ कि 35 करीब किडनी ट्रांसप्लांट हुए अभी तक यहाँ इस सेंटर पर, और वो सारे सक्सेस रहे हैं, सारे केसेस। ये एक पॉजिटिव संदेश दे रहा है बिलासपुर के लोगों को कि आप बड़े शहरों की तरफ अगर जाते हैं तो आप वक्त ज़ाया करते हैं, आप पैसा ज़ाया करते हैं। आपके अपने शहर में हम वो स्पेशलाइजेशन रखते हैं कि हम आपका बेहतर इलाज यहाँ कर सकते हैं, और ये सक्सेस रेट बताता है। क्या नई टेक्नोलॉजीज आप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं आगे? जो आप ट्रेंड की बात कर रहे हो, यू टेकिंग द सेम क्वेश्चन फॉरवर्ड, दैट्स गुड। ये जो ट्रेंड है बाहर जाने का यहाँ से, बेसिकली वो तो स्टॉप हो चुका है। उसके अलावा जो सेकंड ओपिनियन जिसे कहते हैं टेलीमेडिसिन की, उसकी वजह से यहाँ बैठ करके आप, अगर आप कोई बम्बई का कोई विशेषज्ञ हो या चेन्नई का विशेषज्ञ हो, उसका ओपिनियन यहाँ बैठ करके ले सकते सर, आप चूंकि हेल्थ से बात कर रहे हैं, हम सब लोगों की हेल्थ से जुड़ा हुआ है। माइक थोड़ा सा अगर नजदीक कर लेंगे बहुत बेहतर सुन पाएंगे हम लोग सब। सो टेलीमेडिसिन एक ऐसा ये है जिससे कि ये जो ट्रेंड है उससे काफ़ी कम हो चुकी है। नाउ विद टेलीमेडिसिन यू कैन सी अ डॉक्टर इन चेन्नई और बॉम्बे और दिल्ली सिटिंग राइट हियर इन बिलासपुर एंड टेकिंग देयर ओपिनियन and getting your treatment in Bilaspur itself. So these kinds of technologies are bringing a major change in these trends which are there earlier. That's how this is going to be. मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ सुधीर जी आपका, इसके साथ साथ प्रिंस जी आपका बहुत शुक्रिया, हेमेंद्र जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और रवि सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और इस पैनल में खास बात ये थी कि हमने जैसा कहा कि हमारी कोशिश यही थी कि स्वास्थ्य सरकार की तरफ से, सत्तारूढ़ दल की तरफ से और खेल की तरफ से क्या संभावनाएं हैं, हम कहां उस स्तर पर पहुंच पा रहे हैं, कितनी आगे भी हम उपलब्धियां सक्षम हैं उनको हासिल करने के लिए, हम इसी पर जानने की कोशिश कर रहे थे। आगे भी पैनल्स और आते रहेंगे, और अब हमारे साथ मंत्री जुड़ेंगे, विधायक जुड़ेंगे। थोड़ी देर बाद मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी हमारे साथ होंगे, उनसे भी हम बिलासपुर, न्यायधानी, रायपुर, राजधानी और छत्तीसगढ़ की हम बात करेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया सर आप सभी का।